थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से आप क्या समझते हैं और इसकी मेन लिमिटेशंस क्या क्या है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ेंगे भाई। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब हम आपको बताऊं, देखो तो एक क्यूबिकल मॉडल तो आ गया, इससे पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया था, क्यूबिकल मॉडल। लेकिन आप ये बताओ 1897 से पहले एटम को एक सिंगल एंटिटी कंसीडर किया करते, किन किया करते। 1897 में क्या बोले कि भाई एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोले तो अब उनको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा क्या होता है। तो क्या मानते थे कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो भी एटम का हिस्सा होता है ना, वो एक सिंगल पार्टिकल होता है। क्या होता है, एक सिंगल पार्टिकल। ओके, अब आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो बोले भाई मान लीजिए सोडियम का एटम है, किसका एटम है, सोडियम का एटम। तो सोडियम का एटम कैसे बनाओगे। तो थॉमसन ने सोचा कि सोडियम का एटम कैसे इमेजिन करूं। ओके, तो बोले कि अगर मैं ये कहूं कि सोडियम का एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के हैं। ओके, तो बोला भाई इसके अंदर होता क्या है, सोडियम के अंदर क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है, एक mu नहीं, बताओ तकरीबन 1.1837 mu का राउंड होता है। किसका मास, एक इलेक्ट्रॉन का, बहुत ही कम मास होता भाई, कुछ भी नहीं होता। बात आपको पहले पड़ी। तो एक इसका मास 23 mu कितना होता है, तो 23 mu इसका एटम का मास बनाने के लिए उन्होंने क्या बोले कि भाई वास्तव में एक पार्टिकल और होता है। तो क्या बोले कि सोडियम का एटम वास्तव में 12 पार्टिकल से मिलके बनता है, जिनमें 11 तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जिनका मास ना के बराबर है। और जो पूरे एटम का मास है वो तकरीबन सारा किसमें है, इस 12वें पार्टिकल के अंदर। इस पार्टिकल का बताओ मास तो क्या हो गया, 23 mu के अराउंड, इजंट इट। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अंदर, 11। अब सोडियम का एटम ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। अब सोडियम का एटम क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है और इसमें 11 आपने क्या बोल दिए, इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन चार्ज -11 है, तो इस 12वें पार्टिकल का अकेले का चार्ज क्या होना चाहिए, +11, तभी तो क्या होगा, बैलेंस होगा। नहीं आपको समझ। तो बोले इसमें 12 पार्टिकल हैं, 11 तो क्या है, बहुत ही हल्के, ना के बराबर मास के, और 12 पार्टिकल क्या है, बहुत ही भारी, जिसका मास तो क्या है 23 mu, और चार्ज क्या उसका 11 ताकि जब ये 11 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कहा जाते हैं, तो बोले भाई तो इसको नहीं है एक तरह से, लेकिन प्लम पुडिंग मॉडल होता है, इसको प्लम पुडिंग बोल लो या वाटरमेलन टाइप मॉडल बोलो। क्या बोलो भाई, आप तरबूज को नहीं है, मान लिया किसी तरबूज में 50 बीज है, कितने हैं, 50 बीज है, तो आप ये मान लो कि तरबूज में 51 पार्टिकल है, कितने, हाइपोथेटिकली 51 में कौन से हो गए, मतलब 50 तो बीज और 51 में खुद तरबूज, नहीं समझे बात। तो बोले भाई वो जो छोटे पार्टिकल नहीं है बीज, वो कहां डाल दो, उस 12 पार्टिकल के अंदर फिक्स कर दिए, समझे बात। तो थॉमसन क्या बोला कि जो 11 इलेक्ट्रॉन है इन्हें कहां फिक्स करोगे, इस 12 पार्टिकल के, बोलो भाई अंदर फिक्स कर दो, जगह जगह, जैसे तरबूज में बीज होते हैं ना, वैसे इसको इसके अंदर फिक्स कर दो। इससे क्या हो जाएगा, वो तो हमारा एटम क्या बन गया, पूरी तरह से स्फेरिकल। मास कितना हो गया 23, क्योंकि इस 12वें पार्टिकल का मास कितना है, 23 के आसपास है, नहीं आपको। और ये एटम न्यूट्रल भी हो गया, न्यूट्रल कैसे हो गया, क्यों भाई, क्योंकि इस 12वें पार्टिकल का जिसमें
जिस बार में पार्टिकल में 11 पार्टिकल अंदर बैठे हैं, 12वां पार्टिकल तो क्या है, पॉजिटिव, और 11 पार्टिकल क्या है, नेगेटिव। 12वां पार्टिकल बहुत भारी है और +11 चार्ज का है, 11 पार्टिकल क्या है, बहुत हल्के हैं और -11 चार्ज के हैं, तो -11 हो गया ना। तो अगर मैं इन 11 पार्टिकल्स को इस बार में पार्टिकल के अंदर फिक्स कर दूंगा तो ओवरऑल एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल भी हो गया, न्यूट्रल भी हो गया और मास भी क्या होगा इसका, 23। बात आपको पहले पड़ी। तो ऐसे भाई क्या बनाने लगे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो इसके बेस पे मैं आपसे भाई 2-3 एटम बनवाऊंगा। ओके, तो आपने बताया कि एटम कैसे बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का एटम बनाओ, व्हाट वुड यू डू, तो कार्बन का इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 6 क्या होंगे भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें टोटल क्या होंगे, 7 पार्टिकल्स। कितने होंगे, 7 पार्टिकल्स। 7वां पार्टिकल कौन सा होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है, -6 होता होगा, तो 7वें पार्टिकल चार्ज अकेला क्या होना चाहिए, +6। तो बोले भाई 7वां पार्टिकल, पहली बात तो काफी बड़ा पार्टिकल है और उसमें इसी में सारा मास है, नहीं आपको, तो बोले +6 वाला बार होगा, 7वां पार्टिकल क्या है, +6 चार्ज वाला। तो बोले अब इन 6 पार्टिकल्स को इसके अंदर भर दो, नहीं आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नहीं आपको सुनेंगे, तुम क्या बोलेंगे, तो ये जो नहीं आपको सुने, तो नेगेटिव पार्टिकल तो कहां है, बीज की तरह हो गए और उस अकेले के ऊपर चार्ज क्या, +6 है, तो आपके दिमाग में आएगा क्या, क्या हो गया, कौन हो गया, हाँ 12 पार्टिकल क्या पॉजिटिवली, लेकिन एटम ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे नेगेटिव चार्ज है, वो कहां सेंटर्ड है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां है, यहां पर ना, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है इस तरबूज के अंदर, इस एटम के अंदर, कहां पर है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जड़ रखा आपने वहां पर तो नेगेटिव है, बाकी जो है नेगेटिव नहीं है ना। तो बोले भाई पॉजिटिव कहां बैठा होता है, तो बोले भाई पॉजिटिव कहीं एक जगह नहीं होता, जैसे तरबूज अंदर से सारा क्या होता है, लाल होता है, तो बोले भाई ये जो पॉजिटिव होता है सारे का सारा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब +6 चार्ज का इसके अंदर पूरी तरह से क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको वैसे मानो, मान लिया आपके पास 6 किलो आटा है, क्या है, अब 6 किलो आटे को आप एक कमरे में या तो एक जगह डाल दो, या उस 6 किलो आटे को आप बिल्कुल अच्छे से बिखेर दो पूरे कमरे में, एक से उसके ऊपर एक परत बना दो फर्श के ऊपर, नहीं पता आपको पहले पड़ी, तो उनका वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आपको। तो ऐसे एटम बनाने लगे भाई, नहीं आपको समझ में आसान है, मुश्किल है, ठीक है। तो भाई ये था आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसी के बेस पे अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन का एटम कैसे बनाओगे, इसका मास होता है 14 और नंबर 7 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मास 14 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें 7 मास, इसका एटॉमिक नंबर है, तो 7 इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और 8वां एक पार्टिकल एक और भी होता है, उस 8वें पार्टिकल का मास कितना होता है, 14 mu तकरीबन, नहीं है आपको, और 8वें पार्टिकल का चार्ज क्या होगा अकेले का, क्योंकि इसमें आपने क्या भरने हैं, इसमें आपने 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने, तो 7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -7। अब क्योंकि ये तरबूज सा ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसमें इस 8वें पार्टिकल का चार्ज क्या होना चाहिए, जिसमें ये 7 पार्टिकल्स बैठे हैं, +7 आ गया आपको। वही ऐसे क्या बनाने लगे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बनाने लगे, लेकिन बाद में इस मॉडल का पता लगा भाई, तो बाद में मॉडल फेल हो गया। तो थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन बोला कि मैंने ही खोजा है इलेक्ट्रॉन, और अब मैं ही बताऊंगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है। थॉमसन ने क्या बोला भाई कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मैंने की है, तो मैं ही क्या करूंगा एटम की भी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। तो इसलिए मॉडल कौन सा है, थॉमसन का मॉडल आया, लेकिन ये मॉडल फेल हो गया। आपको कैसे आपको हो गया ऐसे कैसे, आप मुझे बताओ, आप एक बुलेट ले रहे हो, मान लिया एटम का साइज, अभी आप क्या करते हो, नहीं आपको सुना, अब मैं थोड़ा आपको बताऊं ये मॉडल फेल क्यों हो गया। ओके, इस मॉडल का फेलियर किस वजह से हुआ था।
फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसलिए हुआ भाई। आप ये बताओ मुझे कि एक तरबूज है, क्या है, एक तरबूज, उसका मास कितना है बताओ। मान लिया एक तरबूज 1 किलो का है, कितने का है, नहीं, एक 2 किलो का तरबूज है, लेकिन इतना बड़ा तरबूज है ये, ठीक है। तो इस तरबूज की जो डेंसिटी होगी वो काफी कम होगी ना, कि ज्यादा होगी। इस तरबूज की डेंसिटी काफी कम होगी, इजंट इट। समझे बात। तो अगर आप इसके ऊपर किसी बुलेट से फायर करो, किससे, किसी गन से फायर करो, तो इसमें से क्या होनी चाहिए, बाहर निकल जानी चाहिए ना बुलेट तो भी सारी। क्यों, बुलेट की एनर्जी बहुत ज्यादा है और बुलेट बहुत सॉलिड है। जो गोली होती है बंदूक की वो बहुत ही ज्यादा घनत्व वाली होती है, बहुत ज्यादा डेंस होती है और बहुत रफ्तार से आती है, तो इसमें से बाहर निकल जानी चाहिए ना, क्या निकलनी चाहिए, ठीक है, पक्का। और सारी गोली क्या होनी चाहिए, अगर मैं इसके ऊपर भाई 100 बुलेट फायर करूं तो 100 बुलेट क्या होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए ना। अगर मैं 2 किलो मास को इतने बड़े रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, अगर 2 किलो मास को मैं इतने बड़े बॉक्स, इतने बड़े सफियर में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो डेंसिटी बहुत कम होगी, तो वो चीज मजबूत, उसमें से क्या होगा, गोली बाहर निकलनी चाहिए ना। तो सिमिलरली जब आप किसी एटम का मास, तो थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने एटम का मास किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, एटम का साइज जो होता है ना, पूरे एटम का जो साइज होता है उसमें एटम का सारा मास क्या मान लिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कुछ ऐसा ही है, जैसे 2 किलो मास आप इतने बड़े तरबूज में बांटोगे तो वो तरबूज बहुत हल्की डेंसिटी का बनेगा, इजंट इट। तो सिमिलरली उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं एटम का मास, एटम का जो साइज होता है उसमें सारे में क्या बांट दूं, यूनिफॉर्मली, तो एटम की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत, मतलब एटम बहुत क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, और उसमें से कोई भी पार्टिकल आसानी से पार निकल जाना चाहिए ना, क्या निकल जाना चाहिए। लेकिन आगे एक्सपेरिमेंट किए ना तो ये पता लगा, जैसे आप बताओ सोलर सिस्टम जो होता है, अगर सारे सोलर सिस्टम का जो सोलर सिस्टम का साइज होता है, अगर हम सूरज का मास, सारा मास लेके और पूरे सोलर सिस्टम में फैला दें तो पूरा रीजन क्या हो जाएगा, बहुत हल्का नहीं हो जाएगा। अभी कोई एस्ट्रॉयड आता है तो वो अर्थ से टकरा के रुक जाएगा, अभी कोई एस्ट्रॉयड आए सोलर सिस्टम से पास करे, अभी कोई चीज आए, अभी कोई बाहर यूनिवर्स से कोई चट्टान आ जाए और सोलर सिस्टम में एंट्री कर जाए, अर्थ से टकराएगी तो क्या हो गया, रुक जाएगी ना, क्यों रुक जाएगी। लेकिन मैं अर्थ का मास, सन का मास, सभी का मास लेके, और जो सोलर सिस्टम कितना खाली जगह होती है, ये जो है सूरज से जमीन के बीच में जो खाली जगह है, वहां भी उसको आप हल्का हल्का भरना पड़ जाए तो पूरा सोलर सिस्टम क्या हो जाएगा। अभी सोलर सिस्टम में क्या है, कुछ हाई डेंसिटी पॉइंट्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लेनेट्स, समझे बात। लेकिन अगर सारे प्लेनेट्स के मास को मैं एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं मिला के, तो पूरा सोलर सिस्टम क्या हो जाएगा, तो पूरे सोलर सिस्टम मास तो हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वो बहुत मतलब हल्का नहीं हो जाएगा, हल्का हल्का, फिर उसमें कुछ भी रुक नहीं पाएगा। जैसे तूड़ा है, तूड़े, आप एक काम करो, आप तूड़े की आप एक गठड़ी लेके उसका हवा में उछाल दो तो बहुत बड़े रीजन फैल जाएगी ना, तो उसमें से अब चाक मारो तो पार निकल जाएगा। लेकिन तूड़े गठड़ी को बांध के उसमें चाक मारो तो पार निकल जाएगा क्या, कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। तो सिमिलरली वही, तो थॉमसन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एटम का पूरा मास उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम का मास, एटम के पूरे साइज में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे एटम बहुत ज्यादा क्या हो जाना चाहिए, रेयर मतलब डेंस नहीं, रेयर। तो उसमें अगर हम कोई पार्टिकल मारे तो क्या हो, पार निकल जाने चाहिए। लेकिन आगे एक एक्सपेरिमेंट होएगा, आगे एक एक्सपेरिमेंट किया 1909 में दो साइंटिस्ट थे, गीगर और मार्सडेन, क्या उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है बात। और उन्होंने ये पाया कि जब हम किसी गोल्ड फॉइल के ऊपर हम क्या करते हैं, अब गोल्ड फॉइल सोने की परत किससे मिलकर बनी होती होगी, सोने के एटम से। अब अगर एटम रेयर है, एटम क्या होता है, एटम काफी हल्की डेंसिटी के होते हैं, तो गोल्ड फॉइल के अंदर भी मतलब अगर मैं कोई
बुलेट मारूं एक तरह से, बुलेट का मतलब यहां पर क्या है, अल्फा पार्टिकल, क्या मारूं मैं, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल उसमें से क्या निकल जाए, सारे के सारे बाहर निकलने चाहिए ना पतली गोल्ड फॉइल में से, क्यों, उसे क्या नहीं आपको, लेकिन ये पता लगा कि कुछ अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो बात हम मान रहे हैं कि एटम का सारा मास क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बात क्या है, गलत है। बात आपको पहले पड़ी भाई। तो इस तरीके से कौन सा मॉडल फेल हो गया, आपको इसको आगे पढ़ाएंगे, कौन सा, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि जब गोल्ड फॉइल के ऊपर, अगर गोल्ड फॉइल को बनाने वाले सारे एटम यूनिफॉर्म मास के हैं, तो हमको पता है उस गोल्ड फॉइल की डेंसिटी क्या होगी, मतलब गोल्ड फॉइल में इंडिविजुअल एटम की डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी ना, नहीं हुई क्या, मतलब पूरा गोल्ड का एटम क्या हो जाएगा, एक तरह से हल्का सा हो जाएगा, समझे बात। जैसे आप एक सुई मारो तो रुई में से तो पार निकल जाएगी, लेकिन लोहे की प्लेट में से पार नहीं निकलेगी। बात आपको पहले पड़ रही है, क्या बकवास कर रहा हूं मैं। लेकिन गिगर मास्टर ने क्या दिखा के 1909 में कि कुछ पार्टिकल हैं जो गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस आ रहे हैं, तो बोले कुछ तो पंगा है। तो इस तरीके से मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। Isn't it? आ गया आपको ये। तो ये क्या था आपका, बताओ, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसे आप कुछ ही मान सकते हो भाई। इसको आप क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल बोल देते हैं, इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोल देते हैं, और मैं कहता हूं भाई इंडिया में इसका नाम नहीं है, एक और होना चाहिए, काली मिर्च का लड्डू। क्या, काली मिर्च का लड्डू। आपको ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई, आप इसको ऐसे मानो, मान लिया आपने सोडियम का एटम बनाना हो तो उसका 23 मास है ना, और नंबर क्या 11, तो आप एक काम करो, 11 क्या लो, काली मिर्च 11 क्या लो भाई, काली मिर्च लो, ले ली, ठीक है बात। और बूंदी लेके क्या लेके, उनसे एक 23 मास का क्या बना लो, बड़ा लड्डू, ठीक है। अब ये 11 काली मिर्च कहां भर दो, एक काम करो, 11 काली मिर्च लेके और 23 मास के बराबर क्या लेके, बूंदी मिला के और ऐसे लड्डू बना दो, नहीं समझे बात। तो जो ये येलो लड्डू होएगा, इसका मास तो क्या है, ये तो क्या हमारा क्या 12वां पार्टिकल, ओके। और काली मिर्च क्या होगी, 11 इलेक्ट्रॉन्स, समझे बात। और जैसे बूंद, जैसे भाई जो येलो पोर्शन है वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, इजंट इट। तो पॉजिटिव चार्ज क्या यूनिफॉर्मली वैसे न्यूक्लियस के अंदर आ गया आपको। तो मैं हमेशा इसको भाई बूंदी काली मिर्च वाला बूंदी लड्डू ये मानता हूं मैं इसको, ओके। इससे और भी क्या होता है, इजी होता है एटम बनाना, नहीं बात आपको पहले पड़ी, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।